स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी क्या नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं? राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष बनकर आमने सामने की फाइट सदन में कर पाएंगे? और उससे ठीक पहले राहुल गांधी जो वायनाड में कह रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है? अपनी जीत के बाद राहुल गांधी वायनाड पहुंचे, जबरदस्त समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस दौरान जो राहुल गांधी ने किया, जो राहुल गांधी ने कहा, उसने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको अपनी भाषा बोलने से रोका जाएगा, आपके खान पान पर रोक टोक किया जाएगा। अगर इनकी सरकार पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आती तो आपके साथ ऐसा जरूर हो सकता था। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए जरा। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. And the fight in this election was about the Constitution. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. And the people of Kerala, the people of Uttar Pradesh, they showed the Prime Minister, people of all other states showed the Prime Minister that you cannot dictate to the people of India what we want. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the Constitution. तो राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस वक्त कॉन्फिडेंस में है। 99 सीटें इस बार हासिल की हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए उनका नाम जोरों शोरों से लिया जा रहा है और एक बार फिर से संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव राहुल गांधी चला रहे हैं और वायनाड में जाकर ये बता रहे हैं कि अगर ये संविधान खत्म हो जाता तो आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता था। साथ ही क्रेडिट भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संविधान को नमन किया उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी ताकत है, इस देश की जनता की ताकत है कि आपको संविधान का रिस्पेक्ट करना ही होगा। अब संगीत जी, जब राहुल गांधी को मैं ऐसे बोलते हुए सुनती हूं, संविधान वाला नैरेटिव उन्होंने चलाया, उसके पीछे आप कह सकते हैं चलिए बीजेपी के कुछ नेताओं के ऐसे बयान सामने आए थे, लेकिन ये जानकारी या ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के पास कैसे आ रहा है जो इतना बड़ा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो कई बार जब ये सोशल मीडिया पर ये सब बातचीत चलती है कि एक टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में काम कर रहा है, एक देश तोड़ने वाला गैंग था, तो मुझे लगता है क्या राहुल गांधी उसका नेतृत्व तो नहीं कर रहे हैं? इस देश में कौन मना कर रहा है कि तमिलनाडु में और यहाँ पर डोसा नहीं खाने देगी भारतीय जनता पार्टी, मलयालम नहीं बोलने देगी, तमिल नहीं बोलने देगी? ये देश तोड़ने के अभियान को नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्न प्रकार की ये राजनीति है। इससे बड़ा गिरा हुआ राजनीति नहीं हो सकता है। ये देश को तोड़ रहे हैं, ये देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। सबसे पहले तो किसने इस पाप किया, ये दुष्कर्म किसने किया इस संविधान के साथ? ये दुष्कर्म पंडित नेहरू और गांधी ने किया। संविधान के अंदर जिस संविधान को बनाया था बाबा साहब अंबेडकर ने, उसमें भगवान राम का दरबार था। जिस संविधान को बनाया था उसमें कुरुक्षेत्र की तस्वीर भी थी जहां भगवान गीता का संदेश दे रहे हैं। ये संविधान से सारे किसने निकाले हैं? इनके पुरखे, इनके बाप दादों ने निकाले हैं। ये नेहरू का पाप किया हुआ है, ये श्रीमती गांधी का पाप किया हुआ है। इस देश का आम जनमानस ये नहीं जानता है कि ये संविधान जब बना था तो उसमें भगवान राम का चित्र भी था, भगवान कृष्ण भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे। ये किसने खत्म किया है? दूसरी बात, इस संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, समाजवाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं आज के दिन में टिका हुआ है। ये दुष्कर्म किसने किया था लाने का, और किसके इशारे पर लाने का काम किया था? किसके इशारे पर लाने का? रसिया के इशारे पर लाने का काम किया गया था। ये समाजवाद शब्द का प्रयोग कहां से ला करके है? ये संविधान के ओरिजिनल प्रियम्बल में तो था नहीं। ये दुष्कर्म भी इनके खानदान की दी हुई है। इन्होंने ये पाप किया है संविधान बदलने का इस रूप में। और सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसने किया? 42वां संविधान संशोधन जो कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने दुष्कर्म किया था? ये श्रीमती गांधी की और उनकी सरकार ने किया था।
आज जाकर के ये जो काम कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण भारत को लड़ाने का, यही तो कॉलोनियल मिशनरीज हिस्टोरियंस ने किया था। यही कहा उन्होंने आकर के इस थियरी दिया था। मैक्स मुलर की यही थियरी थी, आर्यन इन्वेजन थियरी, कि जो मूल निवासी थे ये यहां के थे, वो सब बाहर दक्षिण चले गए। उनको नॉर्थ इंडियन ने, आर्यन ने भगा दिया, वो दक्षिण चले गए। फिर एक और कैंपेन 83-84 में आया कि मूल निवासी कौन थे, ये सारे के सारे जो ट्राइबल्स थे नॉर्थ ईस्ट के, ये मूल निवासी थे। इसको नैरेटिव किसने चलाया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलवाया। बाद में जाकर के यूएन में उस समय प्रणब मुखर्जी थे, बाद में जाकर के उन्होंने कहा नहीं, जितने भारत के लोग हैं सब हम यहीं के मूल निवासी हैं। तो ऐसे पाप, ऐसे दुष्कर्म और ऐसे घृणा की राजनीति को दुर्भाग्य से राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस के कारण चला रहे हैं, या बाहर से फंडिंग हो रही है चला रहे हैं, या क्या चला रहे हैं, किसके कारण मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह देश तोड़ने का अभियान है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी घटिया, इतने उन्होंने चलाया, जनता ने साथ दिया ना। नहीं, देखिए आप जाकर आप संविधान बदल देंगे। हम यदि कह दें कि इस देश का मुसलमान तुमको काट देगा, कल से हम अभियान चलाना शुरू कर दें इस देश में, हिंदुओं डरना सीखो, नहीं तो इस देश का मुसलमान आकर के तुमको काट करके बाहर कर देगा, जैसे अफगानिस्तान में। क्या इस प्रकार का अभियान इस देश में चलाने की इजाजत होगी क्या? होगी क्या? नहीं होगी। तब जाकर के यही सुप्रीम कोर्ट आकर के कहेगा कि नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट आकर के कहेगा, यही एजेंसियां आकर के काम कहेगी। तो ये जो है ये देश को तोड़ने और देश को लड़ाने की बात है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब जिस गंभीरता की बात हर्षवर्धन जी, संगीत जी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब राहुल गांधी का नाम सामने रखा जा रहा है। राहुल गांधी नहीं, इस मुद्दे पर जिक्र होना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आप इतने गंभीर पद पर बैठने जा रहे हैं और ऐसे में आप केरल में जाकर अगर ये कहें कि आपको डोसा खाने से रोक दिया जाता, मलयालम बोलने से आपको रोक दिया जाता, ये नैरेटिव बिल्ट हो कैसे रहा और कहां से जानकारी मिल रही है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूं कि मैं अगर कुछ बोलूंगी तो शायद मुझे पता होगा ना कि इसका बैकग्राउंड ये है, ऐसा देश में हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या मुझे कोई बताएगा। देखिए, कई बार होता है कि कहीं आप बैठे होते हैं, चार लोग ढंग से बातचीत कर रहे हैं और अचानक आप तेज आवाज में बोलने लगे, अपशब्द देने लगे, तो दूसरा वाला जो चार सभ्य भाषा में बात कर रहे थे वो कहते हैं कि जाने दे यार, इसी की बात मान लेते हैं। फिर दूसरी बार हो सकता है कि वो गाली देने का स्वर और तेज कर दे, तो फिर आप डर जाते हैं कि जाने दे यार, अगल बगल लोग देख तो नहीं रहे हैं। कई बार होता है कि आप सार्वजनिक जगह पर हैं और जिसको कहते हैं ना कि बच्चों के आधार पर कह दें, तो एकदम बच्चा जो है वो एकदम नंगेपन पर उतर आता है, वो शब्द ना एकदम लौट गया कि ना हम तो जाएंगे नहीं, हमको चॉकलेट दिला दो, तो वहां तक तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर देश में विपक्षी पार्टी का नेता इस तरह का बर्ताव, इस तरह का व्यवहार करने लगे, तो इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और आज और लोग तो बाद में सुने, रायबरेली और अमेठी के लोग जरूर सुने। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बोलने पर मजबूर कर देगी। ये कह रहे हैं कि केरल के लोगों को और दूसरे लोगों को डोसा भी नहीं खाने देगी, इडली भी नहीं खाने देगी। अब जरा पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार है, गुजरात में इतने समय से सरकार है, देश के अलग अलग राज्यों में है, इतने समय से मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में रही, उत्तराखंड में है, कौन सी जगह पर ऐसा काम हुआ? और मैं तो ये देखता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मिक्स कल्चर को और बढ़ावा मिला है। आप अहमदाबाद ही चले जाइए, आप गुजरात के किसी शहर, सूरत, वडोदरा में चले जाइए, राजकोट में चले जाइए, थोड़ा और इंटीरियर में चले जाइए। अब अगर इस तरह की बात राहुल गांधी करने लगे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, एक बार उन्होंने अपने आप को, जिसको कहते हैं कि अराजकता कर दी और उससे लोग डर गए। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो संविधान खत्म करने की बात कर रहा था, लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहा था, कुछ वोटों को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। अब उनको लग रहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, तमिलनाडु में पहुंच गई, आंध्र उड़ीसा में सरकार बना ली, तो अब हो सकता है कल को जाकर वो कहें कि उड़िया लोगों तुम्हारी संस्कृति ले लेंगे। अब सोचिए, इतने समय से कोविड के बाद से 4 द्वार हैं, 4 में से 3 द्वार जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बंद थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब खुलती है। जब अभी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में सरकार बन रही तो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि यहां हिंदू धर्म का मंदिर है, वही लोग चलाएंगे, ईसाई लोग नहीं चलाएंगे या दूसरे लोग नहीं चलाएंगे, यहां जो दूसरे तरह की हरकतें होती थी वो बंद होगी। ये तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनती है। सबरीमाला से लेकर दूसरे मुद्दों पर हम देख चुके हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा।
अब राहुल गांधी ये देश को विभाजित करने बांटने की कोशिश दूसरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनके ऊपर आरोप लगता था जब विदेश से बोलते थे तो क्या विदेशी ताकतों के प्रभाव में है वो आरोप बलवती होता था। अब उन्होंने तरीका रणनीति बदली है, वो देश में ही विभाजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। ये खतरनाक है और इसको अमेठी रायबरेली के लोगों को जरूर जानना चाहिए। ठीक, राहुल जी, गंभीरता की एक्सपेक्टेशन तो राहुल गांधी से रखी जा रही है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हम कहें, उनके चेहरे पर कांग्रेस ने किया, 99 सीटें आपने हासिल की, अब आप एलओपी बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट आपकी फाइट सदन के अंदर हो सकती है, आप बड़े बड़े फैसलों में आपकी भूमिका होगी, सीबीआई का डायरेक्टर चुनना है, चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, आपकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। और ऐसे में जब इस तरीके की भाषा आप बोलेंगे तो क्या इंपैक्ट जाएगा? देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी हाल में जो है एक अपने आप को रिवाइव करना चाहती है। वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है कि देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे या देश के लिए सही मुद्दे कौन से हैं। और ऐसे में ही ये जो भाषाई मुद्दा उन्होंने उठाया वो भी इसी ओर जाता है। देखिए, अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, अलग अलग समय में भाषा को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। और ये जो है, हमने इस बार भी उड़ीसा के चुनाव में देखा किस तरह से उड़िया अस्मिता को लेकर बीजेपी ने भी अपना कैंपेन किया। तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अगर वो नया एक मुद्दा लेके आते हैं कि जो भाषाई अस्मिता है, भाषा को लेकर अगर मुद्दे उठाते हैं, शायद उनको चुनावी जो राजनीति है उसमें फ़ायदा हो सके। लेकिन चुनावी राजनीति के चलते अगर वो अपनी इमेज इस तरह से कर लेंगे कि वो देश को विभाजित करेंगे, देखिए ये सारी जो भाषाई आंदोलन हुई, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं देश में जो है फेस करनी पड़ी है। जिस तरह से जो दक्षिण भारत है उसको और उत्तर भारत को अलग अलग करके लोगों ने दिखाने की कोशिश की। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस चीज़ों को आगे दिखाने की कोशिश की है, द्रविड़ियन वर्सेस आर्यन, और ये सारा कुछ करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको इस तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स जो है वो शोभा नहीं देती है। अब कौन सलाह दे रहा है, कौन राहुल गांधी को बता रहा है, समीर जी, कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए, संविधान वाला नैरेटिव आपका चल गया, आप अच्छा परफॉर्म आप कर पाए, आप नेता प्रतिपक्ष बनने की भूमिका में आपकी पार्टी आ चुकी है, अब एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप चलाइए, आप भाषा के मुद्दे पर, आप खाने के मुद्दे पर, देश में जो अलग अलग तरीके से विवाद रहे उनको उछालिए। तो ये सलाह कोई ना कोई तो दे रहा होगा, या अपने मन से सब चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पूरे देश के अंदर जो केरोसिन छिड़का था, उन्हें समझ में आ गया कि वो केरोसिन असर कर गया है। अब वो उसके आगे जाकर उस केरोसिन में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके का उनका बयान है, ये बताता है कि वो देश को उत्तर बनाम दक्षिण में, उत्तर बनाम पूर्वोत्तर में और जाति के अंदर जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। उनका चुनाव पूरा प्रचार अभियान इसी पर केंद्रित था और अब उन्हें ऐसा लगता है कि इसको गति देने की जरूरत है। उन्हें आने वाले समय का तमिलनाडु का चुनाव दिख रहा है, उन्हें आने वाले समय का 2026 का केरल का चुनाव दिख रहा है, और इसी कारण दक्षिण में जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिला है लगातार 2 लोकसभा चुनाव से, इस बार भी कांग्रेस ने वहां बेहतर प्रदर्शन करा है। राहुल गांधी जानते हैं कि उत्तर भारत में जो उनका थोड़ा सा नैरेटिव चढ़ा है, दक्षिण में अगर वो ये आग लगाएंगे तो उनका इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है देश की सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, अगर ये जमीन स्तर पर उतर जाती है, लोगों के दिमाग में घर करती है, तो ये ऐसी आग लगेगी जिसके बाद कोई केंद्र सरकार उसे बुझाने की स्थिति में नहीं रहेगी। राहुल गांधी को भी बाद में इस बात का पश्चाताप होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती इस देश के साथ की है। मुझे लग रहा है सभी दलों को इसका ध्यान देना चाहिए और खास तौर से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वह राहुल गांधी को समझाए, और ये दक्षिण के नेताओं की जिम्मेदारी है। कई बड़े दक्षिण के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद अभी कांग्रेस अध्यक्ष है, केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, उन्हें राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि आप दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई मत कीजिए, या न कांग्रेस के हित में न देश के हित में है। अब कोई समझाएगा या नहीं समझाएगा, अभी जो पिक्चर स्पष्ट राहुल जी नजर आ रही है वो तो ये कि वायनाड की सीट ऐसी हो सकती है जो राहुल गांधी छोड़ें और रायबरेली को वो चुन सकते हैं, ऐसी सुगबुगाहट है। अब वायनाड क्या वो जमीन बनेगी जहां से बहन प्रियंका गांधी को आगे लाया जाएगा, या वो सक्रिय जो पॉलिटिकल राजनीति होती है, चुनावी राजनीति होती है, उसमें डेब्यू कर पाएंगे? देखिए, तरह तरह के बयान आए हैं। इस तरह का बयान आया है राहुल गांधी की तरफ से कि अगर प्रियंका गांधी ने जो है वो वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री को हरा देती। अगर वो अमेठी से बात हो रही थी कि अमेठी से वो चुनाव लड़ें तो क्यों नहीं लड़ लिया। देखिए, ये जो इस बार का जो चुनाव था उसमें तो पूरी की पूरी ताकत कांग्रेस को लगानी चाहिए थी, और अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत सकती हैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जिताना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आने जा रही हैं, और वायनाड की जो सीट है कांग्रेस को लगता है कि बड़ी सेफ सीट है, और राहुल गांधी ने खुद बोला कि मुझे बड़ा संशय है कि मैं कौन सी सीट छोड़ूं।
तो देखिए, अगर दक्षिण भारत की राजनीति कांग्रेस को करनी है तो वायनाड में उनका रहना जरूरी है। अगर उत्तर भारत, जो कि उत्तर प्रदेश में उनको दिख रहा है कि रिवाइवल हो सकता है कांग्रेस का, या उत्तर भारत में रिवाइवल हो सकता है, तो अगर जैसे हरियाणा के राज्य है, तो अगर वो उत्तर प्रदेश की सीट रखते हैं तो उससे ये इस मैसेज आएगा कि उत्तर भारत में जो है कांग्रेस जो है अपना जोर लगाना चाहती है, या कांग्रेस जो है उत्तर भारत की मतलब से हटना नहीं चाहते राहुल गांधी। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत जो बात हो रही थी कि उत्तर भारत छोड़ के चले गए हैं, उस तरह की जो मैसेज है उसको शायद कर्टेल करना छोड़नी पड़ेगी ना। तो वायनाड, मुझे लगता है कि जो संकेत मिल रहे हैं, उन्होंने जो वायनाड में भाषण भी दिया उसमें भी ये संकेत मिल रहे हैं कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और वहां से कांग्रेस के किसी व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ा जाए। प्रियंका गांधी पर अभी आपको संशय है? मुझे अभी संशय, मैं थोड़ा सा इससे इतर फिर मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। कल जाकर के पंजाब के लोग कहें कि हम बिहार के लोगों को आने नहीं देंगे, बिहार के लोग कहें कि हम उत्तर प्रदेश वाले को नहीं आने देंगे, बिहार के अंदर बिहार की अपनी संस्कृति होगी, वहाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं हम घुसने देंगे। ये जो आग लगा रहे हैं देश में ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इतना बड़ा क्षेत्रवाद खड़ा होगा इस देश में, सब नेशनलिटी के अपने झगड़े इतने खड़े होंगे, जो वामपंथी इस देश में अपनी पार्टी बना करके नक्सली नहीं लड़ पाए, जिस देश में नहीं खतरा पैदा करे, वो खतरा पैदा जो है वो राहुल गांधी इस देश के लिए कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे उठाए हर्षवर्धन जी, और कांग्रेस को सबसे बड़ा रिवाइवल इन चुनावों में मिला है। प्रियंका गांधी को लेकर ही मेरा आपसे सवाल है कि उनका भविष्य अब क्या देखा जा रहा है? तब से हर बार होता है इस बार लॉन्च होंगी, इस बार लॉन्च होंगी, रायबरेली नहीं अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, अब वायनाड से सुखबुगाहट तेज हो गई है। क्या ऐसी बातें हैं एंड मौके पर उनका डेब्यू रुक जाता है? देखिए, अभी तक तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि प्रियंका राजनीति में आए। सोनिया जी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका इस तरह से राजनीति में आए, क्योंकि एक कहीं न कहीं डर था कि अगर प्रियंका आ जाएंगे तो राहुल से उनकी रोज तुलना होगी, हर दूसरे दिन ये कहा जाएगा यहां प्रियंका रही इसलिए अच्छा किया बुरा किया, जो भी होगा बहुत तुलना होगी। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि चूंकि राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर और अपने सहयोगियों में एक उनकी छवि पहले से बेहतर हुई है। अब भले ही वो अराजकता की वजह से हुई, वो अलग बात है, उसका एक अलग पक्ष है, और शायद यही वजह है कि वो और अराजकता को बढ़ावा देंगे। लेकिन अब शायद प्रियंका गांधी को, मेरा यह मानना है कि इस बार ये गुंजाइश बनती है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे तो हो सकता है कि प्रियंका वहां से लड़ जाएं। और एक जो लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या प्रियंका सिर्फ चुनाव लड़ाने तक रह जाएंगी या वो फ्रंट पर आएंगी, सिर्फ लड़की हूं लड़ सकती हैं का नारा देती रहेंगे, या ये लड़की लड़ेगी भी और आगे बढ़ेगी भी, मुझे लगता है उसका जवाब इस बार के उपचुनाव में मिलेगा। वायनाड को लेकर कितना इमोशनली कनेक्ट थे राहुल गांधी समीर जी? ये तो चुनावों से पहले भी था और कई सारी खबरें आई थी कि राहुल गांधी वायनाड को नहीं छोड़ना चाहते हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर खूब मान मनोबल हुई। ऐसे में एक संदेश तो कम से कम देने की कोशिश की जाएगी कि मैं नहीं तो गांधी परिवार का कोई सदस्य तो है। देखिए, इसमें कोई दो रहे, राहुल गांधी की इच्छा अगर चलती तो वायनाड सीट बना के रखते और रायबरेली से सीट छोड़ देते, चुनाव नहीं लड़ते। वायनाड ने उन्हें तब सहयोग किया जब वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और वो इस बात को भी जानते हैं कि हमेशा के लिए वायनाड सीट उनके लिए बहुत सुरक्षित सीट रहेगी, क्योंकि एक खास तरह का वहाँ पर वोटर है जो हमेशा कांग्रेस के लिए वोट करेगा और सुरक्षित सीट रहेगी। लेकिन देखिए, अब राहुल गांधी को एक सीट चुनना पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, और कांग्रेस को लग रहा है कि अब मौका आ गया है कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, तो इस स्थिति में राहुल गांधी मुझे लगता है कि रायबरेली कंटिन्यू करेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे। लेकिन वायनाड से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी शायद चुनाव नहीं लड़ेगी। जो कारण कांग्रेस बार बार दे रही थी कि परिवारवाद का आरोप लगेगा, जिस आधार पर प्रियंका को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, मुझे लगता है वही आधार वह वायनाड में लागू होगा और वहां किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे। आरोप क्या वाकई में इफेक्ट डाल रहे हैं कांग्रेस पर? परिवारवाद के आरोप तो शुरुआत से लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी शायद उससे बचने की एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। जो कारण बताया गया था कि प्रियंका को इसके कारण अमेठी से चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, मुझे लग रहा है प्रियंका चुनाव लड़ेगी। अब वे समझ गए कि हम भविष्य में चुनाव जीत सकते हैं। प्रियंका अगली बार अमेठी से चुनाव लड़ सकती है या उत्तर प्रदेश किसी और से चुनाव लड़ेगी। लगता है कि फिलहाल वो अभी मुझे लगता है कोटा पूरा हो ही जाना चाहिए। वो जो है प्रियंका गांधी के पीछे है और एक धड़ा जो है वो राहुल गांधी के पीछे है। बार बार ये धड़े जो है कोशिश करते हैं प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने की। तो मुझे लगता है ऐसा डिवाइड नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी बार-बार राज्यसभा में आई प्रियंका गांधी का, और अब आगे डेब्यू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी चुनावी राजनीति में देखना वाकई में दिलचस्प होगा।